आज हम समझने वाले हैं कि आखिर भारत में डचों का आगमन कैसे हुआ। पिछले वीडियो में हमने कवर करा दिया था कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब समझते हैं डच, चूंकि हमको क्या पढ़ना है, भारत में डचों का आगमन, भारत के बारे में जानते हैं। अब आगमन का मतलब होता है प्रवेश, और डच किसे कहते हैं तो ध्यान दीजिए, नीदरलैंड्स। देखिए, अगर आप यूरोप, आपके पास वर्ल्ड का मैप है तो आप देखिए यूरोप का एक देश है जिसका नाम नीदरलैंड्स है। इसी यहीं के निवासियों को हम डच कहते हैं। जिस तरह भारत के निवासियों को भारतीय कहते हैं, पुर्तगाल के निवासियों को पुर्तगाली कहते हैं, स्पेन के निवासियों को स्पेनिश कहते हैं, उसी तरह नीदरलैंड्स के निवासियों को डच कहते हैं। समझ गए कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए, अब इसको समझने से पहले हमको कुछ इसका जड़ में घुसना होगा। तो आप लोग तैयार हैं तो चलिए हम देखते हैं, इसका जड़ में घुसते हैं। तो देखिए, जो आप देख रहे हैं नीदरलैंड्स, यह गुलाम था। ठीक है, जिस तरह भारत अंग्रेजों का गुलाम था इसी तरह यह गुलाम था। ठीक है, किसका गुलाम था तो स्पेन का। अगर आप मैप देखेंगे तो देखिए स्पेन और पुर्तगाल जस्ट सटा सटा हुआ है, और स्पेन का गुलाम पुर्तगाल भी था। ठीक है, तो इसी का गुलाम कौन था तो नीदरलैंड्स था। अगर आप देखेंगे तो जर्मनी के जस्ट यहाँ पे है। ठीक है, नीदरलैंड्स यह देश है, इसका नाम हॉलैंड भी है, ध्यान रखिएगा। गुलाम था तो यहाँ के लोगों ने संघर्ष करके 1588 ईस्वी में आज़ाद हुए। अब देखिए, कोई भी देश आज गुलाम होगा तो संघर्ष करवे करेगा। जिस तरह भारत ने कैसा संघर्ष किया, भारत के लोगों ने, तब ना आज़ाद हुए। तो उसी तरह यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, 1588 ईस्वी में स्पेन के चुंगल से आज़ाद हुए। आप जानते हैं कि कोई भी देश गुलाम रहता है तो उसकी आर्थिक स्थिति में गिरावट होती ही है। ठीक है, या फिर वह जो गुलाम किया है देश, वह थोड़ा मोड़ा उसका शोषण करे या फिर भरपूर शोषण करे, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो स्पेन जो है इसका शोषण किया हुआ था। ठीक है, तो इसका स्थिति जो है थोड़ा बिगड़ा था। तो इन्होंने सोचा, नीदरलैंड्स के निवासियों को डच कहते हैं, तो ऐसे समझिए डच ने सोचा कि अगर हमको भारत अपने देश की स्थिति को सुधारना है तो हमको क्या चाहिए भाई, पैसा चाहिए। आर्थिक स्थिति को सुधारना है कि पैसा ही ऐसा चीज़ है जिससे हम अपने देश को अच्छे से अच्छा मतलब कि विकास करा सकते हैं। तो इनको पैसा चाहिए। 1588 ईस्वी में आज़ाद हुए, उनको पैसा चाहिए। अब देखिए, यह जानते थे कि पुर्तगाल जो देश है यह भारत से व्यापार करता है। ठीक है, उस समय व्यापार होता था। अगर किसी भी देश का विकास करना है तो उस समय व्यापार ही रास्ता था। तो यह जानते थे कि पुर्तगाल जो देश है, ठीक है, पड़ोसी देश है, यह भारत के साथ व्यापार करता है। ठीक है, भारत से यानी कि सामान लाकर यूरोप में अलग अलग जगहों में बेचता है। यह नीदरलैंड के निवासी यानी कि डच जानते थे। तो इन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं कि जो पुर्तगाल भारत से सामान लाता है उसको भी हम खरीद लेते हैं, या जो पुर्तगाल के सामान को जो भारत से लाता है उसको हम गोटा खरीद लेते हैं, और फिर अपने देश में लाकर वहाँ से फिर अलग अलग देशों को बेचेंगे तो हमको उससे पैसा मिलेगा। अब गोटा खरीदेंगे तो पुर्तगाल हमको सस्ता में भी दे देगा। तो इन्होंने यह नीति अपनाई और इसमें सफल भी हुए। पुर्तगाल बेचने लगा। कोई भी देश अपना सामान बेचता है तो यह क्या करते थे कि पुर्तगाल जो भारत से सामान लाता था तो यह सस्ता में आता था, क्योंकि भारत का सामान बहुत अच्छा भी होता है। यहाँ से क्या क्या आता था तो अब पिछले वीडियो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से क्या क्या लाते थे तो मसाला भी भरपूर लाते थे, नील भी लाते थे, और कपड़े भी लाते थे, सूती कपड़े, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इन सभी चीज़ों को नीदरलैंड्स के लोग यानी कि डच खरीदने लगे, अपने देश में लेकर आकर यूरोप के सभी देशों में सप्लाई करने लगे। अब कहाँ से ले जाएंगे तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। ठीक है, यहीं से ले जाते हैं, और यह जो क्षेत्र था काफ़ी विकसित है तो यहीं से अपने देशों में ले जाते थे और यूरोप के अन्य देशों में सप्लाई करते थे। ठीक, समझ गए। अब इस तरह क्या हुआ कि कुछ वर्षों में नीदरलैंड्स की स्थिति आज सुधार में आया। अब जब सुधार हो गया तो इन्होंने सोचा कि भाई हम पुर्तगाल से सामान लेते हैं, पुर्तगाल से सामान खरीद के फिर यूरोप के अलग अलग देशों में बेचते हैं या फिर किसी भी देश में बेचते हैं, तो हमको उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाता है, उतना ज़्यादा हमको प्रॉफिट नहीं हो पाता है, थोड़ा कम होता है। हम क्या करें कि जो जिस तरह पुर्तगाल डायरेक्ट भारत से लाता है, हम किसी ऐसे क्षेत्र का तलाश करें और वहाँ से डायरेक्ट जाकर हम सामान लाएं और फिर बेचें तो हमको ज़्यादा मुनाफा होगा। तो नीदरलैंड्स के राजा ने एक आदमी को भेजा जिनका नाम था कार्नेलिस डी हस्टमन। क्या नाम था उनका? कार्नेलिस डी हस्टमन। उनको भेजा, उन्होंने बोले कि जाइए आप कहीं ऐसा क्षेत्र का कोई मतलब कि ढूंढ निकालिए जहाँ जाकर हम जिस तरह पुर्तगाल व्यापार कर रहा है वहाँ भी हम व्यापार कर पाए और अच्छा मुनाफा कमाएं। अगर आप ऐसे करते हैं तो इनाम भी देंगे। सरकार ने बोला तो ये भी चल दिए। क्या नाम था? कार्नेलिस डी हस्टमन। वह जब यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे हिंद महासागर के क्षेत्र में आए तो उनको एक द्वीप देखा और यहाँ पे आए। चूँकि भारत भी देखे थे, वो जानते थे कि भारत पे किसका कब्जा है तो पुर्तगाल का, तो यहाँ पे नहीं गए। पिछली वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने
शांत जल की नीति को अपनाया था, इसलिए किसी को नहीं ढुकने देते थे भारत में, ठीक है, इसीलिए वो नहीं गए। वह यहाँ पे घूमते घूमते इंडोनेशिया चले गए। यहाँ पे मैंने बनाया तो इंडोनेशिया को थोड़ा पास में कर दिया, अगर आप मैप पे देखेंगे तो थोड़ी सी दूर है। इंडोनेशिया में पहुँच गए, ठीक है। अब इंडोनेशिया में जब पहुँचे तो इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया का देश है, आप देखेंगे एशिया का एक देश है। तो इंडोनेशिया में पुर्तगालियों का भी हस्तक्षेप था, यानी कि पुर्तगाली भी वहाँ पे थे, पहले से व्यापार करते थे। अब देखिए इंडोनेशिया को मसालों का द्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाला होता है, भारत के मुकाबले यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाला होता है, मतलब इतना अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे केवल मसालों का ही खेती होता है। कहाँ? तो इंडोनेशिया में। तो यहाँ पे जब इतना मसाला देखे तो अचंभ आ गए, बोले कि भाई बहुत सारा मसाला है। तो इन्होंने कुछ क्षेत्र में घूमा। अब चूँकि पहले से पुर्तगाली का कब्जा हुआ, अभी जो है अपना जो है व्यापार करते थे, तो इन्होंने कुछ क्षेत्र में घूमा और फिर इन्होंने सोचा कि चलिए भारत में भी देख लेते हैं, चूँकि भारत में भी है, ठीक है, भारत में भी पुर्तगाली है, काश कहीं इनसे भी अच्छा देख लेते हैं कि क्या इसमें हो रहा है। तो ये भारत में पहुँचे। भारत में कब पहुँचे? तो ये 1596 ईस्वी में पहुँचे। याद रखिएगा, आज़ाद हुए 1588 ईस्वी में, 96 ईस्वी में भारत में पहुँचे। कौन पूछे? तो कार्नेलिस डेहस्टमैन जिनका नाम था। तो यहाँ पर आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर कपड़ों का भी बहुत अच्छा सा जो व्यापार होता है, कपड़े भी बहुत ज़्यादा बनता है, यहाँ पे नील भी ठीक ठाक यहाँ पे बनता है, मसाला भी यहाँ पे ठीक ठाक है। तो इन्होंने यह सब स्थिति को देखकर और यहाँ पे कहाँ चले आए? नीदरलैंड्स फिर चले आए और यहाँ पे आकर राजा को बोले कि इंडोनेशिया का ऐसा कोई क्षेत्र बताया, मतलब कि बोले इंडोनेशिया का ऐसा जगह है जहाँ पे इतना ज़्यादा मसाला है, बहुत ज़्यादा मसाला है, अगर वहाँ पे हम चलते हैं, वहाँ पे व्यापार करते हैं तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। पुर्तगाल से खरीद रहे हैं तो कम प्रॉफिट हो रहा है। और जो पुर्तगाली थे भारत में है, उन्होंने बोला जानते थे। और जो भारत में इनको क्या है कि भारत में इनका जो प्रशासन है बहुत ज़्यादा टाइट है, यानी कि भारत में ज़्यादा घेराबंदी लगा कर रखे हैं, जबकि इंडोनेशिया में ज़्यादा घेराबंदी नहीं है। क्यों नहीं है? तो ध्यान दीजिए, इसका भी एक रीज़न है। चूँकि इंडोनेशिया आप देखेंगे तो समुद्र का एकदम बहुत ज़्यादा अंदर है, ऑस्ट्रेलिया महादेश देखेंगे तो इसका ऊपर है और यह भारत से काफ़ी दूरी पे है। तो उन्होंने सोचा कि इस पर जो नज़र नहीं जाएगा, तो इसीलिए पुर्तगाली इस पर उतने ज़्यादा नज़र नहीं बना के रखे थे। यहाँ पे काफ़ी बहुत सारी नीति, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन टाइट थी, इसमें किसी को नहीं घुसने देते थे। और लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी। तो यहाँ पे पहुँचे और यह सब बात बताई। तो यहाँ के राजा ने सोचा, नीदरलैंड्स के राजा सोचे कि अगर हम डायरेक्ट इंडोनेशिया में कंपनी को स्थापना करते हैं, डायरेक्ट जाते हैं तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हमें पुर्तगालियों का हस्तक्षेप है, पुर्तगाली व्यापार करना है। अगर जाएंगे तो पुर्तगाली जो है यहाँ पर अपने सेना को बुला लेगा और हमको फिर दिक्कत कर देगा। तो इन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, हम पहले अपना जो नौसेना को मजबूत करेंगे, ठीक है। नौसेना का अर्थ होता है नेवी, यानी कि समुद्र में लड़ने वाले जो सेना होते हैं उन्हें नौसेना कहा जाता है, उनको नेवी भी कहा जाता है अंग्रेजी में। अब इनको नौसेना मजबूत करना है, अभी जलयान भी बनाना है, यानी कि स्टीमर भी बनाना है, जहाज भी बनाना है, गोला बारूद भी बनाना है, ताकि यह पुर्तगालियों से सामना कर सके। चूंकि जानते थे कि अगर हम भाई किसी के क्षेत्र में जाए तो हमसे लड़ाई करेगा ही, ठीक है, जानते थे। तो इसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि अभी कंपनी का स्थापना नहीं किया। इन्होंने जो आए थे कार्नेलिस डेहस्टमैन, उन्होंने बोले कि आप कुछ व्यक्तियों के साथ जाइए और यहाँ पे ऐसे ही तक व्यापार कीजिए, ठीक है। अभी आप कंपनी का स्थापना नहीं करेंगे, अभी हमारी स्थिति और सुधार हो जाएगी, नौसेना को मजबूत कर लेंगे, ठीक है, जहाज वहाज बना लेंगे और जो गोला बारूद बना लेंगे, तब कंपनी की स्थापना करेंगे। तो अगर कोई पुर्तगाली लड़ता भी है तो मुझसे जीत सकते हैं, अभी नहीं। तो कार्नेलिस डेहस्टमैन बोले ठीक है, तो अभी आके यहाँ पे ऐसे ही व्यापार करने लगे। अब कंपनी का भी स्थापना नहीं हुआ है, ऐसे ही व्यापार आने कुछ जाए, यहाँ से कुछ सामान खरीदे अपने देश में भेज दिए, ठीक है। तो ऐसे ही व्यापार करने लगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पैसा आ रहा था, मैंने क्या बोला कि व्यापार करते थे, तो उस पैसा से नीदरलैंड्स यानी कि डच, तो इन्होंने नौसेना को मजबूत करने लगे, जलयान बनाने लगे, यानी कि स्टीमर और तरह तरह का जहाज बनाने लगे। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ कि अपनी स्थिति में इतना सुधार कर चुके थे, मतलब कि सेना के मामले में, कि पुर्तगाली जो नौसेना थे उनको टक्कर दे सकता था नीदरलैंड की नौसेना, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत कम था। तो इन्होंने सोचा कि अब हमारा स्थिति सुधार हो गया, हम क्या करते हैं कि अब कंपनी का स्थापना करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, कौन? तो यहाँ नीदरलैंड्स यानी कि डच 1602 ईस्वी में अपनी कंपनी की स्थापना की है, ठीक है। डच 1602 ईस्वी में अपनी कंपनी की स्थापना की है, जिसका नाम था वेरीगंडे ओस्ट इंडीज, ठीक है, वेरीगंडे ओस्ट इंडीज। एक और इसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है, जिसका दो नाम था, समझ गए। तो इन्होंने कंपनी की स्थापना की और यहाँ से इंडोनेशिया से व्यापार करने लगे, ठीक है। देखिए कंपनी बैठाए थे, इसका अर्थ यह नहीं कि यहीं पर बैठाते, कंपनी अपनी देश में ही बना लिए, एक संस्था बना लिए, जिससे कि इन्होंने सोचा कि अगर हम कंपनी से व्यापार करेंगे तो एकजुट हो पाएंगे और अच्छे से व्यापार कर पाएंगे, ठीक है, हम तालमेल हो जाएगा
जाएगा, तो इसीलिए इन्होंने कंपनी की स्थापना कर दी। ठीक है, मैंने आपको नाम भी बता दिया इंडोनेशिया में, और यहाँ से व्यापार करने लगी। और यहाँ से जो मसाला आता था, और चूंकि यहाँ पे खास करके मसाला ही होता था, तो यहाँ पे जो मसाला आता था नीदरलैंड्स में लाते थे और यहाँ से अलग अलग जगहों सप्लाई करते थे। जब ऐसे करने लगे तो और पैसा आने लगा। ठीक है, तो इनका जो स्थिति में और सुधार होने लगा। मैंने आपको बोला था कि जो पुर्तगाली का हस्तक्षेप कहाँ था, तो इंडोनेशिया में भी था। अब तो देखिए, जब डच गए थे ना अपने नौसेना को लेकर, काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग गए थे, नौसेना सब गोला बारूद लेकर, तो वहाँ से धीरे धीरे क्या किए कि यहाँ से जो पुर्तगाली थे, जहाँ जहाँ हड़प कर रखे थे, जहाँ जहाँ व्यापार करते थे, उसको यहाँ इस क्षेत्र से बेलगा दिया, यानी कि इंडोनेशिया से उनको बेलगा दिए, बोले कि भाग जाओ, अब यहाँ मत रहो। देखिए, जो पुर्तगाली की सेना था खास करके यहाँ पे मजबूत था। अब देखिए, दो जगह बटा गया था, कुछ सेना को यहाँ पे रख दिया था, कुछ सेना को यहाँ पे। तो ये पुर्तगाली सेना जो है कमजोर हो गया था, तो इसी कारण कमजोर होने के कारण इसको यहाँ से हटा दिया और ये भाग गया यहाँ। ठीक है, और यह अच्छे से व्यापार करने लगे। और यहाँ जो मैंने कहा बोला कि जो पैसा आता था, और धीरे धीरे इसने मजबूत कर लिया, अपने नौसेना को और मजबूत कर लिया। अब इसने सोचा कि अब हम हमला करेंगे किस पे, तो पुर्तगाली पे, जो यहाँ पे कब्जा करके रखा है। अब इसने चल दिया। अब यहाँ पे गया तो इन्होंने कंपनी की स्थापना कर दी। देखिए, 1602 में अपनी कंपनी की स्थापना की थी यहाँ पे अपने देश में, और 1605 ईस्वी में इन्होंने भारत में स्थापना की। 1605 ईस्वी में भारत में स्थापना की। कहाँ की? देखिए, उसको बोलते हैं व्यापारिक कोठी। कोठी मतलब कि एक घर जैसा होता था, बड़ा सा। देखिए, इन्होंने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की। मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की यहाँ पे, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 1605 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में अपने कंपनी का स्थापना की है। 1605 ईस्वी में व्यापारिक कोठी प्रथम स्थापना की है भारत में। और धीरे धीरे क्या किए कि भारत में जो यूरोपीय पुर्तगाली जो थे, यहाँ पे मालाबार तट पे या फिर कोचीन में, जहाँ जहाँ पे कब्जा करके रखे थे व्यापारिक दृष्टि से, मतलब किसी को नहीं आने देते थे। और चूंकि इनका भी सेना मजबूत हो गया था, ये धीरे धीरे क्या किए कि पुर्तगालियों पर हावी होने पड़े, इनको हराते चले गए, इनसे छीनते चले गए, और पुर्तगाली भी भाई इनसे डरने लगा। अभी भाई क्या किया कि इतना ज़्यादा छीन गया, मतलब लगभग इनका जो पुर्तगालियों का जितना भी छीने हुए था, लगभग मान के चलिए कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी को जो है कि कौन छीन लिया, डचों ने छीन लिया। किससे? तो पुर्तगालियों से। ठीक है, तो पुर्तगाली अपनी इज्जत बचाने के लिए देखिए वो अपने की बुद्धिमानी देखा है। अब भाई ऐसे तो जाएंगे तो पूरा यूरोप वाला हंस देगा कि पहले तुम ही से ले जाता था, अब तुम ही को मार के बेलगा दिया, अब ऐसा भी बेइज्जती हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। इसको आप लोग समझ गए, ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, पुर्तगालियों अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या किए कि अपने देश की एक राजकुमारी की शादी इंग्लैंड के एक राजकुमार से कर दिए। ठीक है, और दहेज में क्या किए, दे दिए कि मुंबई दे दिए, यहाँ पे जो मुंबई है उसको दे दिए दहेज में, कि इंग्लैंड को बोले कि जाइए आप ले जाइए दहेज में। कहाँ की थी? कैथरीन नामक जो राजकुमारी कहाँ की थी? तो पुर्तगाल की थी। और राजकुमार कहाँ का था? तो इंग्लैंड का था। दहेज में पुर्तगाली ने क्या किया कि जो क्या बोलते हैं इसको, मुंबई, इसको दे दिया। गोवा, दमन दीव वाला क्षेत्र और मुंबई अभी भी पुर्तगालियों के पास में था। पूरा जो है डच अभी नहीं छीना था, लेकिन बहुत सारी जगहों को जो है इसने छीन रखा था। दहेज में जब मिल जाता है तो राजा, जिस राजा को दहेज में दिए हैं, अब राजा तो यहाँ पे नहीं आएगा, उसको क्या जरूरत है भाई, इंग्लैंड में शासन नहीं करेगा। तो उसने, राजा ने क्या किया कि कुछ देश, अपने देश के कुछ लोगों को, एक कंपनी प्राइवेट लोगों को खोजा, बोला कि तुम लोग जाओ अब मुंबई में अपना कुछ भी करना, व्यापारिक कंपनी स्थापना करके व्यापार करना। ठीक है, हम यहीं पर आएंगे, हमको कुछ पैसा दे देना अपने क्षेत्र को। तो उन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड के कुछ लोगों को जोड़कर और कहाँ भेज दिए, तो मुंबई भेज दिए, बोले कि आप लोग जाइए व्यापार कीजिए। अब देखिए, जो इंग्लैंड वाला कहाँ आ गया, मुंबई में आ गया। अब मुंबई के आने के बाद क्या करेगा कि अगर, चूंकि पहले से मैंने बताया कि डच छीनने लगा था पुर्तगालियों से सब उसका क्षेत्र, तो जब इंग्लैंड वाला आया, अब इसको देखकर डच वाला डर गया। इन्होंने सोचा, देखिए भाई ब्रिटेन वाला चला आया, इंग्लैंड के जितने भी व्यक्ति थे जो व्यापार के लिए यहाँ पे आए थे, वो भी काफ़ी भाई हथियार लेकर आए थे, काफ़ी बम बारूद आए थे। उससे भाई क्या, डच वाला डरने लगा, बोला कि भाई हम इसमें कायम लफड़ा करने चाहे। काफ़ी ज़्यादा उसमें युद्ध भी हुआ था। ठीक है, जिसमें डच हार गया। तो इसको देखकर घबरा गया, बोला कि भाई हम लोग इंग्लैंड से नहीं लड़ पाएंगे, ब्रिटेन से नहीं लड़ पाएंगे। तो यहाँ डच भी साइड होने लगा। अब देखिए, पुर्तगाल भी साइड हो गया डच से, और डच किससे साइड हो गया, तो इंग्लैंड वाला, ब्रिटेन वाला सबसे। तो ऐसे करके वो डर गया, तो अभी साइड हो गया। अब कुछ दिन के बाद ऐसे करके क्या हुआ कि जो डच वाला जितना भी क्षेत्र पुर्तगालियों से छीना था, वह सब किसको बेच दिया, तो इंग्लैंड के जो व्यक्ति थे, जो कंपनी बनाकर आए थे, उनको बेच दिया। और जो इंग्लैंड का जो कंपनी था वो प्राइवेट था। मैं अगली वीडियो पार्ट में उसमें मैं आपको बताऊंगा पूरा विस्तार से। ठीक है, देखिए आप लोग कहेंगे कि इसका मतलब डच वाला डर गया, इतना डरपोक था क्या?
तो देखिए ऐसी बात नहीं है, डच वाला भी मजबूत था, लेकिन मेन रीज़न क्या था, डच वाला जो था वो सरकारी कंपनी था और यह जो था प्राइवेट कंपनी था, वह सरकारी कंपनी था। चूंकि मैंने बताया था वो राजा के आदेश पे आया था, ठीक है। तो उसने भाई इसमें रिस्क नहीं लिया। रिस्क इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसको मसाला तो इंडोनेशिया से मिलता ही था, इससे कई गुना ज़्यादा मसाला मिलता था। और इसमें जो ये वही ना केवल नील ओल का यहाँ पे बनाया था, तो यहाँ पे नील ओल और सूती वस्त्र थोड़ा लेता था, ठीक है। यही ना नहीं मिला ना तो मसाला तो मिल ही जाता था। तो इसने भाई सोचा कि हम क्या करते हैं कि इस सबको बेच के और जो पैसा आएगा हम वहीं पे अपना विकास करेंगे, देश का विकास कर लेंगे, हमारा नैया पार लग जाएगा। अब कहा जाए इनसे लड़े। अब चूंकि देखिए ये अभी आए थे, इनका प्राइवेट था, प्राइवेट कोई कंपनी है, पूरा जी जान लगा देता है कि हमको नहीं, हमको मेहनत करेंगे तभी हमको पैसा मिलेगा। और सरकारी कोई कंपनी है तो वो कहेगा भाई मेहनत करे चाहे ना, सरकार हमको पैसा दे रहा है। और प्राइवेट में तो ऐसा नहीं है, मेहनत करो तब पैसा मिलता है, ठीक है। तो यही रीजन था। तो इन्होंने उतना कोशिश भी नहीं किया, ठीक है। और अंततः जो है इंग्लैंड वाला सब जो है यहाँ पे राज किया सब, और यहाँ पे अपना व्यापारिक कोठी स्थापना करके व्यापार करने लगा, ठीक है। तो दोस्तों यह था डच का इतिहास। इससे जो है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। इसको मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि अगर मैं बताऊंगा कि भारत में इंग्लैंड का आगमन कैसे हुआ, वह आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।